हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ सबके सब अच्छे होंगे और सभी अपनी प्रिपरेशन में लगे होंगे। ठीक है, आज मैं आपके सामने लेके आऊँ, जैसा कि मैंने वादा किया था कि हम स्टार्ट करेंगे इंडियन एविडेंस एक्ट। ठीक है, तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं, कल भी क्लास आएगी। तो आज जो सबसे पहले हमें इंट्रोडक्शन देखना है कि इंडियन एविडेंस एक्ट क्या है, क्या कहता है, कुछ इसकी रैपिड व्यू कर लेते हैं, ताकि रैपिड ओवरव्यू से हमें पता लग जाएगा कि एक्चुअली में क्या कहना चाहता है। तो देखिए, हमें जो थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए कि इसमें चैप्टर्स कितने चैप्टर हैं। इसमें 11। ठीक है, सेक्शन है इसमें 167। देन द सेकंड थिंग इज़ दैट अगर हम इसकी बेसिक ओवरव्यू की बात करें तो इसको किसने प्रिपेयर किया था, इसका ड्राफ्ट कौन लेके आया था। इसका ड्राफ्ट लेके आए थे एक बहुत जाने माने जूरिस्ट थे 19th सेंचुरी के, जिन्हें जेम्स स्टीफन के नाम से जाना जाता था। ये ड्राफ्ट लेके आए थे और 1872 में इस ड्राफ्ट को फिर पास कर दिया गया इंपीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा। अब हम बात करें कि जो इंडियन एविडेंस एक्ट है ये कितने पार्ट्स में बटा हुआ है। तो जो इंडियन एविडेंस एक्ट है वो बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ठीक है, मतलब 3 भागों में इसको बांटा गया है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। तो अगर हम कहें कितने चैप्टर, चैप्टर हैं 11, पार्ट कितने, पार्ट है 3, और सेक्शंस कितने हैं, सेक्शंस की बात करें तो सेक्शन है हमारे 167। कितने सेक्शंस हैं, 167। हाउ मच सेक्शंस वी हैव 167 सेक्शंस। और चैप्टर कितने हैं हमारे पास, चैप्टर है 11। और जब पार्ट की बात कर दी मैंने तो पार्ट कितने हैं, पार्ट है 3। ठीक है, सेकेंड थिंग इसमें आगे जाते हैं। तो सीधी सी बात आती है इसमें कि अगर हम बात करें स्टेप बाय स्टेप कि हमें जाना कैसे एविडेंस के बारे में, तो देखो जो चीज़ें इसमें नहीं गिवन है वो पहले वो बताता हूँ मैं आपको कि भैया एविडेंस में आने से पहले हमें ये पता होना चाहिए। साधारण तौर पे हमें सबको पता होता है कि एविडेंस क्या होता है। एविडेंस का हिंदी मतलब क्या होता है, साक्ष्य। कि साक्ष्य किसको कहते हैं। तो भैया सबके सब हम क्या जानते हैं, हम सबके सब भाई लोग एक ही चीज़ जानते हैं क्या, कि साक्ष्य एविडेंस का मतलब है कि भाई कोई सबूत तो लेके आओ, अपनी चीज़ों को आप प्रूव कैसे करोगे। ठीक है, अपनी चीज़ों को आप प्रूव कैसे करोगे, तो उसके लिए एविडेंस आता है। अब ये किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है फैक्ट्स पे। ठीक है, फैक्ट है। अब फैक्ट उससे क्या आएगा, उससे आएगा फैक्ट इन इश्यू। फैक्ट इन इश्यू आएगा, ये जो है ये मेन है विवाद का कारण। कौन सा, फैक्ट इन इश्यू। ठीक है, जो फैक्ट इन इशू है यही है विवाद का कारण। ये कैसे आता है, देखो इसमें देखो जर्नल ओवरव्यू समझ लो कि जो फैक्ट इन इशू होता है ना, वो कैसे आता है कि जब मान लो कि किसी की किसी से लड़ाई हो गई, छोटी सी बात मानो, जब लड़ाई हुई तो 2 पार्टीज गई कोर्ट के पास। कोर्ट के पास गई तो कोर्ट ने क्या कहा, कोर्ट को एक एक बंदे ने कहा कि सर ऐसा ऐसा हुआ था मेरे साथ में, ठीक है, ये मेरे फैक्ट है। तो जो प्लेंटिफ है वो क्या करेगा, जो प्लेंटिफ है, ठीक है, जिसके मतलब राइट्स का नन हुआ कुछ हुआ, अगर वो गया कोर्ट के पास तो वो क्या कहेगा, भैया देखो सर मेरे जो फैक्ट हैं, मेरे फैक्ट हैं टोटल 10। उसने अपने प्लेंट में बता दिया साहब मेरे पास 10 फैक्ट हैं। अब कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट उसको दूसरे बंदे को फिर क्या भेजेगा, क्या भेजेगा, बुलावा भेजेगा कि भैया आओ, आपका नाम आया यहाँ पे, ठीक है, अपोनेंट पार्टी बोल दो, ठीक है, या डिफेंडेंट बोल दो, ठीक है, दूसरे पक्षकार को बुलाया जाएगा। मतलब एक हो गया वादी हिंदी वालों के लिए, एक तो हो गया वादी, दूसरा क्या हो गया, प्रतिवादी। तो जो वादी जब वाद लेके आ गया, वाद का मतलब क्या होता, प्लेंट। जब प्लेंट लेके आ गया, प्लेंट के अंदर तो चीज़ें बताएगा वो, उसी में तो फैक्ट बताएगा कि साहब ऐसा हुआ था, ये हुआ था, वैसे हुआ था। ठीक है, जब वो लेके आए तो सेकंड स्टेप क्या है उसमें, सेकंड स्टेप उसके अंदर आ जाएगा, स्टेप 2, उसको भेजा जाएगा किसको, अपोजिट पार्टी को बुलावा भेजेंगे, समन आजा भैया। उसको फिर क्या करना पड़ेगा, फिर उन्हीं सब चीज़ों के ऊपर वो क्या करेगा, अपना स्टेटमेंट दाखिल करेगा कोर्ट के अंदर। ठीक है, जिसमें वो कहेगा कि भैया आइदर एडमिटेड और डिनाइड, कि मैं इन फैक्ट को एडमिट कर रहा हूँ या डिनाई कर रहा हूँ। ठीक है, तो भाई जिनको एडमिट कर लिया उनसे तो लफड़ा ही खत्म हो गया, और जिन्हें उसने डिनाई कर दिया वो कहता है कि नहीं भैया मैं तो नहीं मानता इसको, तो वो क्या बन गया फिर, जिस भी फैक्ट को डिनाई कर दिया उसने, तो वो बन गया हमारा क्या, फैक्ट
फैक्ट इन इशू, FII, ठीक है, कौन सा, फैक्ट इन इशू, और यही है भाई विवाद की जड़, ठीक है, तो यहाँ से आया हमारा फैक्ट इन इशू, ठीक है। अब आगे चलते हैं इसमें। देखिए एक चीज़ और हम समझ लेते हैं कि ये कब हुआ था, कमेंस कब हुआ था, 1 डे ऑफ सितंबर 1872, कब आया था ये भी हम पता कर लेते हैं, 1 सितंबर 1872, ठीक है, ये भी डेट याद रखना। अब जब हम बात करते हैं इसकी, एक ब्रीफ ओवरव्यू की बात करते हैं, तो ब्रीफ ओवरव्यू में देखो सबसे पहले जो चीज़ें आती है हमारे पास में वो आती है चैप्टर 1 आता है। चैप्टर 1 क्या बताता है, किसी भी एक्ट का जो चैप्टर 1 होता है या पैरा 1 में जो पार्ट 1 होता है वो क्या बताता है हमें कि भाई कहाँ से कहाँ तक जाएगा, कहाँ कहाँ पे लागू होगा, कहाँ नहीं होगा, ये सब चीज़ें। तो वही इसके अंदर है, जो अपना चैप्टर 1 है उसमें तो बेसिकली ये कहाँ पे लागू होगा, कहाँ लागू नहीं होगा। और जो भाई तीसरा, अगर थर्ड की बात करें हम, तो जो सेक्शन 3 है वो बताता है हमें, एक्चुअली हम कह सकते हैं उसको कि वो डेफिनेशंस के बारे में बताता है। डेफिनेशन क्या बताएगा सेक्शन 3 में कि भैया फैक्ट क्या होगा, फैक्ट इन इशू क्या होगा, ठीक है, इस प्रकार से बहुत सारे डेफिनेशन उसमें दे रखे हैं, तो वो हम उसमें डिस्कस करेंगे जो हमारी रेगुलर क्लास चलेगी। ये तो एक जनरल ओवरव्यू है। फिर 4 में क्या बताता है, 4th में क्या बताएगा हमें, 4th में बताएगा प्रिजम्पशंस कितने प्रकार की होंगी। प्रिजम्पशंस हमें पता है कितनी होती हैं, कितनी होती है, एक तो मे प्रिज्यूम, एक शैल वाली, एक हो गई कॉन्क्लूसिव वाली, तो ये 3 होती हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करें मे की, तो मे प्रिज्यूम में क्या होता है, मे वाले में पता है ना कि हम क्या करते हैं, किसी से आज्ञा मांगते हैं, जैसे मान लो हम बचपन में जाते थे, बोलते थे ना मैडम मे आई कम इन, सर मे आई कम इन, क्या मैं आ सकता हूँ, हाँ जी। तो इसमें क्या होता है कि कोर्ट को क्या लगता है, इस वाले में समझो आपको कि कोर्ट को क्या लगता है। मे प्रिज्यूम में क्या है कि कोर्ट के सामने अगर ये वकील साहब आ गए, ठीक है, ठीक है, इन्होंने कहा कोर्ट के सामने आके, कोर्ट के सामने आ गए कि साहब ये देखो, ये जो वेपन है, ये फरसा मान लो इसको, ठीक है, इस वेपन से मर्डर हुआ है, तो कोर्ट क्या कहेगा, यस मे बी, हो सकता है कि हुआ हो। लेकिन मे का मतलब क्या है कि हाँ कोर्ट कह सकता है हाँ मे भी हो सकता है, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इन वकील साहब को या फिर इनकी पार्टी को, इन्हें क्या करना पड़ेगा, इसे प्रूफ करना पड़ेगा बाय द वे ऑफ द फैक्ट्स एंड एविडेंस, ठीक है। ये तो अगर हो गया हमारा मे का। शैल में क्या है, अब मे से ज़्यादा होती है शैल की अवधारणा, कहता हाँ जी हो सकता है, स्ट्रॉन्ग प्रिजम्पशन मान लो इसको, कंक्लूसिव नहीं है बट दी स्ट्रॉन्ग प्रिजम्पशन है ये वाली, ठीक है, स्ट्रॉन्ग प्रिजम्पशन है। लेकिन इसमें क्या कि अगर अपोनेंट पार्टी ने इसको क्या कर दिया, अपोज कर दिया, ठीक है, या कोई पर्टिकुलरली फैक्ट एंड क्राइटेरियास आ गए, तो उस केस में क्या होगा, उतना रिलायबल नहीं होगा। लेकिन मे से ज़्यादा जो चीज़ें हैं, हम कहें कि मे से ज़्यादा जो चीज़ है वो इसके अंदर आएगी, ठीक है। अब कंक्लूसिव के बारे में हम सभी को पता है कि कंक्लूसिव क्या होता है। कंक्लूसिव मतलब कि भाई किसी ने कोई फैसला दे दिया अंतिम, फाइनल। लेकिन इसकी भी एक्सेप्शंस हैं, केसेस ऑफ अपील, कि जहां पे अपील करी जा सकती है, ठीक है। तो ये बात तो होगी हमारी किसकी, ये हमारी बात हो गई प्रिजम्पशंस की, किसकी, प्रिजम्पशंस की। अब अगर हम आगे बात करें इसमें, आगे हम थोड़ा इसमें जाएं तो देखो चैप्टर 2 आता है। चैप्टर 2 हमें क्या बताता है, रिलीवेंसी ऑफ फैक्ट्स की, क्या बताता है हमें चैप्टर 2, रिलीवेंसी ऑफ फैक्ट, कि फैक्ट्स कैसे रिलीवेंट होंगे। तो इसको आप ऐसे जोड़ के देख सकते हो, ठीक है, किस प्रकार से देख सकते हो, देखो सुनो, सबसे पहले तो ये हमें ध्यान देना है कि ये रिलीवेंसी होती क्या है, ठीक है, और एक दूसरे से कैसे रिलेटेड। रिलीवेंसी का मतलब ये समझो आप
कि ये एक दूसरे से कैसे रिलेटेड होंगे। जैसे मान लो कि फैक्ट 1 है, फैक्ट 2 है, प्लस फैक्ट 3 है, ठीक है। अब ये एक दूसरे से इस प्रकार से जुड़ रहे हैं जैसे हमारे चेन नहीं जुड़ती, ऐसे। दीज आर कनेक्टेड टू ईच अदर, ठीक है। कोई भी फैक्ट जो एक दूसरे से कनेक्टेड होगा ना, किसी भी सीरीज वगैरह में रिलीवेंट होगा। अब जैसे मान लो कि ये मर्डर हुआ, ठीक है, मर्डर से रिलेटेड क्या क्या है, अच्छा भाई उन्होंने कंस्पायरेसी क्रिएट करी थी, ठीक है, उनकी प्लानिंग थी, रेकी करी, ठीक है। और सेकंड थिंग कि ये जो स्पॉट है इन्होंने पहले से डिसाइड कर रखा था, इस स्पॉट पे इस टाइम पे मारा है। तो ये सब चीज़ें क्या करेंगी, दीज आर दी रिलीवेंसी, ये रिलीवेंट फैक्ट होंगे जो एक दूसरे से रिलेटेड होंगे। और रिलीवेंसी फैक्ट के बारे में 5 से लेकर 55 तक बहुत गहराई में दे रखा, काफ़ी अच्छे से पढ़ेंगे इसको बाद में, आज तो केवल ये पढ़ना है इसके बारे में ओवरव्यू। फिर हम करते हैं कि 56 टू 58, 56 टू 58, ये देखो, ये 56 और ये आपका 57, ये हो गया 58, ठीक है। 56 हमें क्या कहता है कि किन चीज़ों को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, किन चीज़ों को प्रूव की नीड नहीं है, प्रूव की नीड नहीं है, कौन कौन सी है, ठीक है। तो सबसे पहले ये देखो कि जो ये 57 और 58 है ना, ये हमें बताता है कि हमें प्रूव क्या नहीं करने हैं, ठीक है। एक तो कौन सा कि जो भी फैक्ट एडमिटेड हैं ऑलरेडी वो नहीं करने, और जो जुडिशियली नोटिसेबल हैं, ठीक है, जिसको जुडिशियली नोटिसेबल है। अब देखिए जुडिशियली नोटिसेबल कौन से फैक्ट होते हैं, जुडिशियली नोटिसेबल, पहले ये देख लो जुडिशियली नोटिसेबल फैक्ट कौन कौन से होंगे भाई। गजेट में कोई चीज़ आ गई वो, ठीक है। सेकंड थिंग, कोई भी जो डिसीजन वगैरह आए हैं अभी करंट में। सेकंड थिंग, अगर हमें पता है कि भाई 26 की छुट्टी है तो छुट्टी होगी ना 26 जनवरी की, कोर्ट की हॉलीडेज़ वगैरह, ठीक है। ये सारी चीज़ें क्या है, ये जुडिशियली नोटिसेबल है, ये वाली ये पता होनी चाहिए। फिर हम बात करते हैं आगे कि एडमिटेड फैक्ट्स कौन से होते हैं। एडमिटेड फैक्ट्स, जस्ट अ सेकंड, एडमिटेड फैक्ट्स। अब जैसा कि नाम से है एडमिटेड, मतलब जिसका ऑलरेडी एडमिशन हो चुका है। ऐसा कोई भी फैक्ट है जिसको कि हमने कोर्ट में एडमिट कर दिया है, उसे प्रूव नहीं करना है, ठीक है। अब देखिए कैसे एडमिट कर लिया। जैसे मान लो, देखो वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है बिकॉज थोड़ा गहराई से समझ आ रहे हैं कुछ चीज़ों को है। अब देखो सुनो, ये जो है कि हम बात करें किसकी, एडमिटेड फैक्ट्स की, तो कहाँ से आता है, देखो सुनो, ये हमारा पी आ गया, प्लेंटिव भाई आ गए, ये गए कोर्ट के पास में। अब इन्होंने क्या किया, कोर्ट को दिया क्या, प्लेंट दिया, उसमें ऐसे कुछ पैराज लिखे, फैक्ट्स लिखे। ये पैरा में क्या 1 2 3, इसमें क्या दे रखे हैं, इसने फैक्ट बता रखे हैं सिचुएशन के, भैया ऐसा ऐसा मेरे साथ हो रखा है, फैक्ट 1 फैक्ट 2 फैक्ट 3 और फैक्ट 10 तक होगा ये वाला, मान लिया, ठीक है। अब ये जो 10 फैक्ट इसने दिए हैं, ये सारा का सारा जो प्लेंट है ये उठा के भेज दिया गया किसके पास, डिफेंडेंट के पास में या अपोनेंट के पास में। अब जो अपोनेंट है वो क्या करेगा, इनको पढ़ेगा और एक सबमिशन करेगा, वहाँ पे सबमिशन देगा। वो कहेगा अगर उसको लगता है कि वो एडमिटेड है, वो मानता उन चीज़ों को। जैसे मान लो कि बात करते हैं कि उसमें पैरा नंबर 8 दे रखा होगा, पैरा नंबर 8 में कहता है कि जुरिस्डिक्शन जो है इस कोर्ट के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो ये वहाँ क्या कहेगा, ये वहाँ पे क्या कहेगा, यस एडमिटेड, ठीक है। वो मानता है, मतलब एडमिट मतलब उसने मान लिया, किसने, अपोनेंट ने, जिस फैक्ट को, ठीक है। और जिसको नहीं मानेगा उसमें वो कर देगा डिनाई, ठीक है। और इसको एक में लिंक करके बता देता हूं अपने, जैसे ऑर्डर 8 है ना, किसका, सीपीसी का।
उसमें एक चीज़ और कह रखी है, वो एक बार पढ़ेंगे तो उसमें देखो सीधा सा बता रखा है कि जब रिटन सबमिशन होता है ना, तो उसमें एक होता है डीम्ड एक्सेप्टेंस भी आती है इसमें। डीम्ड एक्सेप्टेंस कब आती है? डीम्ड एक्सेप्टेंस आने का क्या सिस्टम होता है कि जब मान लो कि ये भाई साहब है, मतलब बिल्कुल फिट है, कोई दिक्कत नहीं है, अब इनको भेजा कोर्ट ने, क्या भेजा भाई, कोर्ट ने इनको भेजा पूरा प्लेंट की कॉपी भेजी, किससे? या तो रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजी, या फिर किसी वे से कि जो कि अथोराइज हो पोस्ट किसके द्वारा, हाई कोर्ट के द्वारा या फिर डिस्ट्रिक्ट जज के द्वारा, ठीक है, उसको भेजी। तो इन भाई साहब ने क्या किया फिर, इन भाई साहब को रिप्लाई करना था। भाई प्लेंट के अंदर तो फैक्ट ऐसे दे रखे होते हैं जैसे कि हमारे किस में दे रखे हैं, ऑर्डर में बता रखा है ना, 7 में कि 6 में, हाँ जो 6 में बताया प्लेंट कैसा होगा, प्लेंट में भाई इसमें पैरा फॉर्म में होना चाहिए, न्यूमेरिक होना चाहिए, तो इस फॉर्म में है 1 2 3 4। अब मान लो कि इन भाई साहब से गलती हो गई और इन्होंने कहा कि इसका पैरा 1 के जो फैक्ट है, फैक्ट F1, इसका इसने ना तो जवाब दिया एक्सेप्टेंस में और ना ही दिया डिनाई में, ठीक है, दूसरी पिक्चर लाते हैं, ठीक है, तो इसने ना ही तो दिया एक्सेप्टेंस, मतलब नाइदर एक्सेप्टेंस और नॉट डिनाइड। तो कोर्ट क्या समझेगा, कोर्ट फिर प्रिज्यूम कर लेगा डीम्ड एक्सेप्टेंस, ठीक है, कोर्ट उसकी डीम्ड एक्सेप्टेंस कर लेगा। लेकिन इसमें भी क्या होती है, इसके अंदर भी एक क्या होती है, एक्सेप्शन हर जगह होते हैं, तो यहां भी एक एक्सेप्शन है। मैं किसकी बात कर रहा हूं, ऑर्डर 8 पे आ गया डायरेक्टली मैं। तो इसमें जो एक्सेप्शन है वो क्या है, इसमें एक्सेप्शन ये है कि अगर कोई भी बंदा डिसेबल है तो उसके लिए क्या करेगा, कोर्ट विशेष क्या करेगा, सहानुभूति रखेगा। क्यों रखेगा कि भाई हो सकता है बंदा डिसेबल है, इसको किसी और बंदे की आवश्यकता पड़े, उसके बाद ये फाइल करे, या फिर इसमें डिले हो गया हो तब, ठीक है। एक चीज़ और बता दो, जो सबमिशंस वगैरह होते हैं वो कब करने पड़ते हैं, विद इन 30 डेज। कब करने पड़ते हैं, विद इन 30 डेज। और जो टाइम पीरियड एक्सटेंड होता है किसका, 90 डेज तक का होता है। उसके बाद फिर अगर कोर्ट की मर्जी हुई तो ये तो मैंने बता दिया इसके बारे में भाई, कहाँ से कहाँ तक हम इसको जोड़ते जाते पहुँच गए। मतलब हमने क्या जोड़ी, हमने जोड़ी कड़ी से कड़ी, ठीक है, ये कड़ी यहाँ आई, इसकी कड़ी यहाँ बैठी, ये यहाँ बैठी, ठीक है, तो ये क्या बन गए, ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया कड़ी, और कड़ी से कड़ी जुड़ती है तो क्या बनता है, साक्ष्य, ठीक है, क्या बनता है, एविडेंस। ओके, आगे बढ़ते हैं इसमें, ठीक है। चैप्टर नंबर 3 क्या, चैप्टर नंबर 3 तो मैंने लगभग क्लियर कर दिया कि भैया इसमें क्या कहता है कि जो 56 से लेकर 58 वाले हैं ना, उसे हमें प्रूव नहीं करना है। ये क्लियर हो गया हमारा। अब इससे हम आगे वाली चीज़ में आते हैं। अब ये भी 2 टाइप के हो गए थे, बता दिया मैंने, जुडिशरी नोटिसिबल और एडमिसिबल वगैरह हो गया, इसे प्रूव नहीं करने, ये भी बता दिया। अब बात करते हैं 59 और 60 की। 59 एंड 60, ये जो 59 है, ये जो 60 है, 59 हमें क्या कहता है, 59 कहता है कि प्रूफ ऑफ फैक्ट बाय ओरल एविडेंस। ओरल एविडेंस से फैक्ट का प्रूफ होना चाहिए, ठीक है। और 60 वाले भाई साहब क्या कहते हैं कि ठीक है भाई तुम कर लो, उसकी कोई दिक्कत नहीं है मुझे, तुम कर लो उसकी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये क्या होना चाहिए, 60 क्या कहता है, 60 कहता है कि डायरेक्ट होना चाहिए, डायरेक्ट, ठीक है। अब इन भाई साहब को अगर एविडेंस देने के लिए बुलाया है, ठीक है, तो डायरेक्ट वे में इन्हें देना पड़ेगा, अपीयरेंस में देना पड़ेगा इधर, ठीक है, इन्हें क्या देना पड़ेगा, इन्हें अपीयरेंस में देना पड़ेगा ये, ठीक है। अब ये हमारा क्लियर हो गया। मतलब ओरल जो एविडेंस होगा, ओरल का मतलब क्या होता है, ओरल का हिंदी में अगर हम लिखें तो क्या होता है, मौखिक साक्ष्य, मौखिक साक्ष्य कहते हैं, ठीक है, साक्ष्य मतलब एविडेंस। ये हमारा क्लियर हो गया। और ओरल केस ने बता दिया डायरेक्ट होना चाहिए। अब एविडेंस में जो होती है, वो एविडेंस लेने की जो स्टेजेस होती हैं वो क्या क्या होती हैं, कैसे होती हैं, जस्ट अ सेकंड, चल रहा है, ठीक है। तो जो अब जो एविडेंस का है, इसमें जो स्टेजेस होती हैं वो देखो कैसे ली जाती है, 3 स्टेजेस पे होता है, आप सबको पता होगा, ठीक है, कौन कौन से होते हैं।
एग्जामिनेशन, एविडेंस कैसे लेते हैं? एग्जामिनेशन होता है, एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन ये वाला नहीं है कि हमको पेपर दे दिया, ये पेन दे दिया, भैया इसमें लिख के दो और ये आपका परीक्षा का हॉल है, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। इस एग्जामिनेशन में क्या होगा, इसके अंदर ये क्या है, ये कोर्ट है, कोर्ट आ गया। अब कोर्ट में क्या आया, कोर्ट के सामने ये पी मतलब प्लेंटिफ यानी वादी हो गया, वाद लेके आया, फिर सामने वाली पार्टी आ गई, दोनों आमने सामने आ गए। अब जो स्टेज आ गई किसकी, स्टेज आ गई एविडेंस की, साक्ष्य की स्टेज आ गई, ठीक है। और इसके जो एविडेंस लेने होते हैं इसको कहते हैं PW, ठीक है। और डिफेंडेंट की जो लेते हैं उसे हम क्या कहते हैं, DW, ये याद रखना। अब कितने नंबर ऑफ विटनेस हो सकते हैं, विटनेस कितने हो सकते हैं, कोई भी बार नहीं है उस पर, नो बार, ठीक है, विटनेस पे नो बार। सेकंड पे आते हैं, ठीक है। जो भी विटनेस है, विटनेस के ऊपर क्या है, विटनेस वन टू इनफाइनाइट, इसका मतलब क्या है, इनफाइनाइट, कितने भी ले सकते हो। विटनेस के ऊपर नो बार, कौन सा, बारशाला वाला नहीं, ये बार का मतलब कोई पाबंदी नहीं है, किसी प्रकार की पाबंदी नहीं, विटनेस के ऊपर कितने भी हो सकते हैं वो, ठीक है। तो ये तो हमारा क्लियर हो गया। अब इसमें हम आगे बात करते हैं कि हाँ, अब आते हैं हम किस पे, इसमें चैप्टर 5 में आते हैं, 61 to 90 है। 61 to 90 डील इन द डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होता है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, ठीक है, ये होता क्या है भाई, डॉक्यूमेंट्स से होना चाहिए। डॉक्यूमेंट्स क्या होंगे वो आपको पता ही है, जो कि किस में हो, न्यूमेरिक फॉर्म में हो, ठीक है, लेटर हो, नंबर्स हो, राइटिंग फॉर्म में हो, दैट इज द डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। अब एक अगर मैं आपसे पूछूं कि कोई रिटन स्क्रिप्चर है, ठीक है, एक मतलब कि कोई पुराने टाइम में कोई ना कोई स्क्रिप्चर ये मिले, स्टोन है, स्टोन के ऊपर लिखा हुआ, हड़प्पा सभ्यता के अंदर अगर कुछ मिला है या फिर अशोक के टाइम पे कुछ मिला है, तो क्या इसकी एविडेंशियरी वैल्यू होगी, ठीक है। क्या जवाब होगा आपका, इसका होगा हाँ, बिकॉज ये भी तो एक डॉक्यूमेंट है, इसको भी डॉक्यूमेंट माना जाएगा, क्योंकि पर्टिकुलरली ये डिफाइन नहीं है कि ये जो डॉक्यूमेंट है जिस पे इंस्क्रिप्शन हो रखा है वो किस मटेरियल का होगा, ये डिफाइन नहीं है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब इसमें आ जाते हैं डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, समझ गए ना आप कि भैया अगर हम किसी भी दस्तावेज के माध्यम से कुछ भी अगर देते हैं, कोर्ट में सबमिशंस करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। फिर आते हैं चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 इज नन अदर देन, ये कहता है कि 61 नहीं 91 टू 100 है, ये क्या कहता है, मेक रिलेशन बॉन्ड बिटवीन ओरल एंड डॉक्यूमेंट्री। अब देखिए ये ओरल आ गया, ये डॉक्यूमेंट्री आ गया, ये जो बॉन्ड बना है ना, जैसे हमारे केमिस्ट्री में बॉन्ड बनते थे, याद है कौन से, या फोर्सेस, वैन डर वाल फोर्सेस हो गए, ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड हो गए, उसी प्रकार से ये वाला बॉन्ड है, ठीक है। ये क्या कर रहा है, ये बॉन्ड है, बॉन्ड कौन क्रिएट कर रहा है, ये क्रिएट कर रहा है 91 टू 100, किसके बीच में, ओरल और इसमें डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के बीच में। अब ये कैसे कर रहा है, हाउ, ये पढ़ेंगे हम आने वाली क्लासेस में, ठीक है, जो कि कल से कमेंस है। आगे चलते हैं हम, अब आते हैं हम चैप्टर नंबर 7 पे। जो देखो चैप्टर नंबर 7 है वो क्या कहता है, चैप्टर नंबर 7 हमें बताता है कि भैया 101 to 114 है, ये बात करता है बर्डन ऑफ प्रूफ की। किसकी बात करेगा ये बात करेगा आपकी, ये आपकी बात करेगा बर्डन ऑफ प्रूफ की। बर्डन ऑफ प्रूफ क्या होता है भैया, मतलब बर्डन ऑफ प्रूफ का मतलब ये समझ जाओ, इतना मोटा मोटी तरीके से समझो आप साधारण भाषा में, कि जैसे कहते हैं कि किसी में लड़ाई होगी, कुछ होगी, कोई अपना पक्ष रखना चाहता है, तो भैया इस पक्ष को साबित करने का जो सिस्टम है वो किसके ऊपर लाई करेगा,
ठीक है, बर्डन ऑफ प्रूफ कहलाता है वो, ठीक है, साक्ष्य को साबित करने की चीजें। लेकिन इसमें क्या है कि बर्डन ऑफ प्रूफ कई बार क्या होता है कि ये शिफ्टेबल भी होता है, शिफ्ट भी हो जाता है। वैसे शिफ्ट नहीं होता जैसे घर शिफ्ट करते हैं, लेकिन फिर भी शिफ्ट हो जाता है पी से डी पे या फिर डी टू पी पे, ठीक है। पी फॉर प्लेंटिफ यानी वादी, डी फॉर डिफेंडेंट यानी प्रतिवादी, ठीक है। किसी भी वाद में जो बर्डन ऑफ प्रूफ है, साक्ष्य की अब धारणा मतलब इतना हिंदी नहीं, लेकिन जो साक्ष्य को प्रूफ करने की चीजें हैं वो एक वादी से प्रतिवादी पे भी जा सकती है या फिर प्रतिवादी से वादी के पास भी आ सकती है। प्लेंटिफ टू डिफेंडर और डिफेंडेंट टू प्लेंटिफ भी शिफ्ट हो सकती है बर्डन ऑफ प्रूफ, ठीक है। अब आगे इसमें बढ़ते हैं हम। चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 8 इस जी, ये किस में करता है, एस्टोपल में करता है काम। 8 किस में काम करता है, 8 करता है एस्टोपल। अब देखो भाई एस्टोपल होता क्या है, चैप्टर नंबर 8 एस्टोपल। एस्टोपल को कैसे समझाऊं, ऐसे जैसे कि ये बंदा है, जस्ट सेकंड, ये एक बंदा है, ठीक है, इसने कहा इसको, ठीक है, इसने इसके कहे पे किसी चीज़ पे बिलीव कर लिया कि भाई ऐसा कुछ होगा, और फिर बाद में अगर ये मुकरता है तो ये कह सकता है कि भाई तुमने ऐसा कहा था पहले, ठीक है, ये एस्टोप है, बाध्य है, दोबारा तुम नहीं कह सकते वैसा। तो इसको नॉर्मल भाषा में तो समझ सकते हो कि जैसे कि ए है, जैसे कौन है, जैसे ए कोई बंदा है, अब उसके नाम पे कोई प्रॉपर्टी है या नहीं है, जैसे मान लो ये कह देते हैं ये वाली प्रॉपर्टी ये वाली है, ये कहता है बी को कि भाई मैं तेरे को ये जो प्रॉपर्टी है ना ये मैं तेरे को ट्रांसफ़र कर दूंगा, कब, अगले महीने, अगले महीने, ठीक है, तुम रखना 50 लाख, ठीक है, मार्केट रेट से 10 लाख पे तुम्हें कम दे दूंगा बिकॉज ऑफ मैं बाहर जा रहा हूँ, ठीक है, और पक्का जा रहा हूँ, इसका प्रूफ भी इसने दिखा दिया। अब क्या कहते हैं कि नेक्स्ट मंथ इसका मूड बदल गया, देना तो इसको था, इसने कहा था इसे दूंगा, अब ये कहता है कि मैं तुझे दूंगा लेकिन तू लेके आ 70 लाख रुपए, ठीक है, ये कह रहा 70 लाख लेके आएगा तब मैं तुझे प्रॉपर्टी दूंगा, लेकिन बी कहता भाई तूने तो मुझे कहा था ना 50 लाख वाली बात। तो ये चीज इसने जो कही थी इसको, पुरानी जो चीज है वो क्या हो गई, वो हो गई एस्टोपल, ठीक है। और कोर्ट की भाषा में अगर कहें हम तो कोर्ट भी यही कहता है कि अगर आपने कोई चीज एडमिट कर ली है, ठीक है, या फिर आपने कोई भी ऐसे कोई चीज़ दे दी है पहले, जो बोल दिया वक्तव्य बोल दिया कोर्ट के अंदर, उसके बाद आप दूसरा अपना बयान नहीं पलट सकते, पलटते हो दैट मीन्स वो कह सकता है भैया आप एस्टॉप हो। किससे एस्टॉप होंगे आप, एस्टॉप होंगे इससे, ठीक है, ओके। आगे बढ़ते हैं। जैसे वही इसमें एक एग्जांपल मैंने बता रखा कि आपका फ्रेंड है, फ्रेंड ने कही कि भाई ठीक है अब तेरा बर्थडे आएगा, तेरे बर्थडे पे तुझे गिफ्ट दूंगा बाइक, और कौन सी, बहुत अच्छे वाली दूंगा, लेकिन बाद में उसका मन पलट जाता है, कहता है तेरे को साइकिल दे देता है, तो आप कहते हो अरे भाई तूने तो मेरे साथ गलत किया, तुमने मेरे को ये कहा था, दैट इज, उसने पहले आपको कुछ कहा अब कुछ कह रहा है, तो वही जो चीज़ है वो क्या है, वही तो एस्टोपल है, ठीक है। अब हम एस्टोपल हमारा खत्म हो गया, अब हम आते हैं 118 से लेके 134, डील इन विटनेस, ठीक है। 118 to 134 ये किस में डील करता है, ये विटनेस में डील करता है, ठीक है। कौन होंगे, कैसे होंगे, कितने बनेंगे। अब एक मैं इसको देखता हूँ, देखो इसकी कड़ी देखो किससे जोड़ेगी, कड़ी जोड़ते हैं इसकी जो कड़ी है ना, इसको ऐसे जोड़ो, 18, 19 और 20 किसके, एविडेंस एक्ट के ही हैं तीनों, किससे लिंक होंगे ये, 18 का 118 से बैठेगा लिंक, 19 का 119 से बैठेगा, मतलब कड़ी जुड़ेगी इसकी, और इसकी जो 20 की जो कड़ी पहुंचेगी, उड़ के पहुंच गया ये यहाँ पे 120 पे, मतलब 18 उड़ के पहुंचा कहाँ पे 118 पे, 19 उड़ के पहुंचा 119 पे, 20 उड़ के पहुंचा 120 पे। ये आप आज पता कर लीजिए कहाँ से क्या है, कैसे क्यों इसका मैंने इससे कड़ी जोड़ी है, बिकॉज ऑफ एविडेंस है तो कड़ी तो जोड़नी पड़ेगी, ठीक है। किस लिए जुड़ी है पता कीजिए, और कल हम मिलेंगे तब इसमें बताएंगे किस लिए जुड़ी है ये वाली, ठीक है। अब डील्स इन विटनेस से बताएगा विटनेस क्या है, कैसे कितने प्रकार के हो सकते हैं, क्या नहीं हो सकते। एक अभी मैंने आपको बता ही दिया कि जो कोर्ट प्रोसीजर है उसमें देखो PW आएगा, एक आएगा DW। व्हाट इज PW, प्रोसिक्यूशन के जो भी एविडेंस होंगे, जो विटनेसेस होंगे वो आएंगे इसमें, जो वादी की तरफ के हैं, और प्रतिवादी की तरफ के
इसको ऐसे लिख लो, चलो हिंदी लिख देता हूँ इसकी। जो प्रतिवादी की तरफ के हैं वो यहाँ पे आएंगे, जो भी वो विटनेस वगैरह देने होंगे, एविडेंस देने, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि इसको पूछा जाता है बाद में, चार्ज और फ्रेम वगैरह होने के बाद सब इसका ये भी हो गया, क्या हो गया, प्रोसिक्यूशन वाला एविडेंस वगैरह भी हो गया। फिर इससे पूछा जाएगा, हाँ भाई आपके पास कोई साक्ष्य है क्या, कोई बंदा है ऐसा जो बता सकता है कि भाई कि मामला क्या था क्या नहीं था आपके सपोर्ट में या फिर उसमें, तो बोलेगा हाँ जी मेरे पास भी है, तो फिर ये लेके आएगा DW1 DW2 ऐसे चलेगा ये, ठीक है। DW3 कितने भी ला सकता है ये भी, कोई बात नहीं है इसमें। फिर हम ये हमारा क्लियर हो गया। फिर 135 to 136 ये तो मैंने बता ही दिया था। जो 135 है से 166, हाँ 135 से 166 मैंने बता दिया था कि एग्जामिनेशन की कितने प्रकार के होंगे, ठीक है। सबसे पहले चीफ, फिर क्रॉस और फिर री, ये 3 प्रकार के एग्जामिनेशंस होते हैं विटनेसेस के। कहां पे होंगे, बिफोर कोर्ट, ठीक है। अब ये सब होने के बाद में फिर हमारे पास में फाइनली जो बचता हुआ चैप्टर कौन सा, 11, चैप्टर 11, इसको हम कहते हैं कि सेंट बिहेवियर भी है इस बंदे का, बढ़िया, ठीक है, इसका है सेंट बिहेवियर। तो जो 167 है ये क्या कहता है कि भाई इससे नहीं पड़ता कोई फर्क, ठीक है, चाहे ऐड करो किसी भी चीज को या हटाओ, लेकिन कब तक, जब तक कि प्रोसीडिंग को इंपैक्ट ना करे, यहां लिख देते हैं, प्रोसीडिंग को इंपैक्ट ना करे, ठीक है, या इफेक्ट ना डाले जजमेंट पर, ठीक है। तब तक तो भाई सब अलाउ करेंगे भाई, कुछ भी ऐड कर लो कुछ भी हटा दो तुम्हारी मर्जी है, ये कहता 167, ठीक है। तो नॉर्मली अगर से कहें तो भाई इम्प्रॉपर एडमिशन एंड इम्प्रॉपर रिजेक्शन। तो यहां तक हमारा एविडेंस एक्ट आज ओवरव्यू समाप्त हुआ। तो भाई कैसा लगा आपको, अगर सही लगा है, क्लासेस आपको सही लगी हैं, ट्रिक्स एंड फंडा ऑफ लॉ, तो कुछ नहीं करना, आपको जाना है इफ यू सीम्स दैट द क्लासेस, ठीक है, अगर आपको लगता है क्लासेस अच्छी हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और कुछ नहीं करना है। ताकि भैया देखो सीधी सी बात है, हमारा जो मेन मोटो क्या है कि हम लोग तो क्या कर रहे हैं कि वी आर दी इनफ कि हमारे पास है कि हम ले सकते हैं क्लासेस वगैरह, और भी जो भाई बंधु जो ले रहे होंगे, लेकिन क्या है कि कुछ ऐसे भी अपने भाई हैं कि जो क्लासेस के लिए जो फीस है वो अफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रिक्स एंड फंडा पे नो फीस नो चार्जेस, ओनली स्टडी, ठीक है। तो आशा करता हूँ सबको अच्छा लगा होगा। कल फिर मिलते हैं, कल मिलेंगे हम, पहला चैप्टर कल क्लियर करेंगे एविडेंस एक्ट का, कल है मंडे, ठीक है। तब तक के लिए सबको नमस्कार, सबको राम राम। और भैया देखो जिसको अच्छा लगा है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, शेयर क्यों, ताकि उन बंदों तक ये पहुंच सके जिनको इसकी नीड है। और अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो शेयर कर दो, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। और उसके बाद में एक चीज़ और कहना चाहूँगा, कुछ गलती लगी है तो भैया कमेंट भी कर देना। थैंक यू।